ने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग एल्गोरिदम। वो फटाफट क्विकली एक बार रिवाइज करते हैं, ध्यान से देखना। मेरे पास दो एग्जांपल हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 1। फाइंड लॉजिकल पार्ट फैमिलीज एंड मशीन ग्रुप्स यूजिंग रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग एल्गोरिदम। रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग एल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट ब्रॉडली मुझे सिखाएगा कि आइडियली मुझे मशीन का अरेंजमेंट किस तरह से करना चाहिए। मशीन का अरेंजमेंट किस तरह से करना चाहिए इन द सेंस कौन कौन से मशीन को मुझे पास में रखना चाहिए एंड कौन कौन से मशीन को मुझे दूर रखना चाहिए, ताकि रॉ मटेरियल की अननेसेसरी मूवमेंट ना हो, डब्ल्यूआईपी की अननेसेसरी मूवमेंट ना हो एंड लेबर्स की भी अननेसेसरी मूवमेंट ना हो। एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, एग्जांपल देके समझने की ट्राई करते हैं। तो मेरे पास टोटल 5 प्रोडक्ट है, P1 P2 P3 P4 एंड P5 एंड मेरे पास टोटल 5 मशीन है, M1 M2 M3 M4 एंड M5। रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग एल्गोरिदम का डिस्कशन हम ब्रॉडली 3 पार्ट में करेंगे। पार्ट नंबर 1 में हम डिस्कस करेंगे कि रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग एल्गोरिदम का नाम का कॉन्सेप्ट ही ना होता, फिर भी ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम हमारे सामने अराइज होती, तो ये प्रॉब्लम को हम किस तरह से सोल्व करते। तो सबसे पहले देखेंगे रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग एल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट ना होता तो सॉल्यूशन कैसे होता। फिर हम देखेंगे कि रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग एल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट हमें कैसे सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। एंड पार्ट नंबर 3 के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि पार्ट नंबर 2 में हमने जो भी चीज डिस्कस की उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो सबसे पहले एकदम लॉजिकल डिस्कशन करेंगे, उसके बाद रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग एल्गोरिदम हमें क्या सॉल्यूशन सजेस्ट कर रहा है वो डिस्कस करेंगे, उसके अंदर कोई भी लॉजिक डिस्कस नहीं करेंगे। एंड पार्ट नंबर 3 में डिस्कस करेंगे कि पार्ट नंबर 2 में हमने जो भी डिस्कस किया उसके पीछे का लॉजिक क्या है। अभी के लिए आराम से समझते हैं। मेरे पास टोटल 5 प्रोडक्ट है एंड 5 मशीन है। टेबल का इंटरप्रिटेशन ये हुआ कि प्रोडक्ट 1 को प्रोसेस करने के लिए मुझे 2 मशीन की रिक्वायरमेंट है, एक मशीन 1 की रिक्वायरमेंट है एंड मशीन 3 की रिक्वायरमेंट है। प्रोडक्ट 2 को प्रोसेस करने के लिए भी मुझे 2 मशीन की रिक्वायरमेंट है, एक होगा मशीन नंबर 2, एक होगा मशीन नंबर 4। सिमिलरली सारे टेबल का मुझे इंटरप्रिटेशन करना है। प्रोडक्ट नंबर 5 को प्रोसेस करने के लिए मुझे एक ही मशीन की रिक्वायरमेंट है, वो है मशीन नंबर 2। तो अगर रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग एल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट ना होता तो हमारा सॉल्यूशन क्या होता, वो एकदम लॉजिकली लेमन की तरह सोचने की ट्राई करते हैं। तो कहने से प्रोडक्ट 1 को प्रोसेस करने के लिए मुझे मशीन 1 एंड मशीन 3 की रिक्वायरमेंट है। तो कैसे भी करके मुझे मशीन नंबर 1 एंड मशीन नंबर 3 को तो पास पास में रखना होगा। तो यहाँ पे मैं एक सेल ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक सेल बनाया है। तो मुझे पता चला कि प्रोडक्ट 1 को प्रोसेस करने के लिए कैसे भी करके मुझे मशीन नंबर 1 एंड मशीन नंबर 3 को तो पास पास में रखना होगा। तो यहाँ पे मैंने एक सेल क्रिएट किया है और सेल के अंदर मैंने रखा है मशीन नंबर 1 एंड मशीन नंबर 3 को, और यही सेल के अंदर मैं प्रोडक्ट नंबर 1 का प्रोडक्शन कर रहा हूँ। अभी हम एकदम लॉजिकल सॉल्यूशन ढूंढने की ट्राई कर रहे हैं कि कोई भी रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग एल्गोरिदम नाम का कॉन्सेप्ट ना होता तो हम सॉल्यूशन कैसे निकालते। तो प्रोडक्ट 1 को प्रोसेस करने के लिए मशीन नंबर 1 एंड मशीन नंबर 3 की रिक्वायरमेंट है। तो हमने एक सेल क्रिएट किया जिसके अंदर मशीन 1 एंड मशीन 3 को रख दिया, जिसके अंदर हम प्रोडक्ट नंबर 1 को प्रोसेस करेंगे। प्रोडक्ट नंबर 2 को प्रोसेस करने के लिए मुझे मशीन नंबर 2 एंड मशीन नंबर 4 की रिक्वायरमेंट है। तो कहने से मुझे एक और सेल क्रिएट करना होगा। प्रोडक्ट नंबर 2 को प्रोसेस करने के लिए मुझे एक और सेल क्रिएट करना होगा जिसके अंदर मैं रखूंगा मशीन नंबर 2 एंड मशीन नंबर 4। तो मैंने एक दूसरा सेल क्रिएट किया जिसके अंदर मैंने मशीन 2 को भी रखा है एंड मशीन नंबर 4 को भी रखा है, और ये पर्टिकुलर सेल के अंदर मैं प्रोडक्ट नंबर 2 का प्रोडक्शन कर रहा हूँ। आगे देखते हैं। प्रोडक्ट नंबर 3 को प्रोसेस करने के लिए मुझे मशीन नंबर 4 की रिक्वायरमेंट है। तो कहना है इसे प्रोडक्ट नंबर 3 को मैं सेल नंबर 2 के अंदर ही प्रोसेस कर सकता हूँ। आइडियली सेल नंबर 2 के अंदर मेरा मशीन नंबर 2 एंड मशीन नंबर 4 है। एंड प्रोडक्ट नंबर 3 को प्रोसेस होने के लिए मशीन नंबर 4 की रिक्वायरमेंट है। तो प्रोडक्ट 3 को भी मैं इजीली सेल नंबर 2 के अंदर प्रोसेस कर सकता हूँ। वापस बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट 3 को प्रोसेस करने के लिए मशीन 4 की रिक्वायरमेंट है। तो लॉजिकली मैं प्रोडक्ट 3 को ये सेल नंबर 2 के अंदर प्रोसेस कर सकता हूँ, क्योंकि सेल नंबर 2 के अंदर ऑलरेडी मशीन 4 को मैंने सेटअप करके रखा है। आगे देखते हैं। प्रोडक्ट 4 को प्रोसेस करने के लिए मुझे 2 मशीन की रिक्वायरमेंट है, एक होगा मशीन नंबर 3, एक होगा मशीन नंबर 5। तो सेल नंबर 1 क्रिएट किया है, इसके अंदर मैंने मशीन 1 तो रखा है, मशीन 3 भी रखा है। एडिशनली अगर मैं यहाँ पे मशीन नंबर 5 भी रख देता हूँ तो मैं प्रोडक्ट 4 को मैं प्रोसेस कर सकता हूँ। वापस बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट 4 को प्रोसेस करने के लिए मुझे 2 मशीन की रिक्वायरमेंट है, एक होगा मशीन नंबर 3, एक होगा मशीन नंबर 5। वही चीज यहाँ पे लिखी है। प्रोडक्ट 4 को प्रोसेस करने के लिए मुझे 2 मशीन की रिक्वायरमेंट है, एक होगा मशीन नंबर 3, एक होगा मशीन नंबर 5। तो प्रोडक्ट 4 को प्रोसेस करने के लिए मैं सेल 1 के अंदर मशीन 5 ऐड कर दूं तो प्रोडक्ट 4 को भी मैं इजीली प्रोसेस कर सकता हूं। प्रोडक्ट 1 को प्रोसेस करने के लिए मशीन 1 एंड मशीन 3 की रिक्वायरमेंट है। प्रोडक्ट 4 को प्रोसेस करने के लिए मुझे मशीन 3 एंड मशीन 5 की रिक्वायरमेंट है। तो तीनों मशीन को मैंने सेल नंबर 1 के अंदर रख दिया है, ताकि मैं प्रोडक्ट 1 को भी इजीली प्रोसेस कर सकता हूं एंड प्रोडक्ट 4 को भी मैं इजीली प्रोसेस कर सकता हूं।
एंड लास्ट पॉइंट, प्रोडक्ट नंबर 5 को प्रोसेस होने के लिए मशीन नंबर 2 की रिक्वायरमेंट है। तो प्रोडक्ट 5 को भी मैं यहाँ पे सेल नंबर 2 के अंदर प्रोसेस कर सकता हूँ। प्रोडक्ट 5 को प्रोसेस होने के लिए मशीन नंबर 2 की रिक्वायरमेंट है। तो रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग एल्गोरिदम नाम का कॉन्सेप्ट ही ना होता तो हम ये लॉजिकल कैलकुलेशन करते हैं, और रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग एल्गोरिदम का यूज करके हमें यही सेम टू सेम सॉल्यूशन मिलेगा। रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग एल्गोरिदम से हमें जो भी सॉल्यूशन मिलेगा वो मैंने यहाँ पे लिखा है। क्या सॉल्यूशन मिलेगा, दो सेल क्रिएट करने होंगे। सेल नंबर 1 के अंदर होगा मशीन नंबर 135, सेल नंबर 1 के अंदर होगा मशीन 135, एंड सेल नंबर 1 के अंदर प्रोसेस होगा प्रोडक्ट 1 एंड 4। प्रोडक्ट 1 एंड 4 को मैं सेल नंबर 1 के अंदर प्रोसेस करूंगा। सेल नंबर 1 के अंदर होगा मशीन नंबर 135। सेल नंबर 2 के अंदर क्या होगा, टोटल दो मशीन होंगे, मशीन 2 एंड 4, हमने वही कैलकुलेशन किया। सेल नंबर 2 के अंदर होगा मशीन नंबर 2 एंड मशीन नंबर 4, एंड सेल नंबर 2 के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्ट 2, 3 एंड 5। तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट 2, 3 एंड 5 का प्रोडक्शन होगा। तो रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग एल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट ही ना होता तो भी एज अ लेमैन मैं थोड़ा सा दिमाग लगा के सेल नंबर 1 एंड सेल नंबर 2 क्रिएट कर सकता हूँ। तो लॉजिकल डिस्कशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अभी हम डिस्कस करेंगे कि रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग एल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट हमें कैसे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। ये हम चीज डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 2, एंड पार्ट नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे कि रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग एल्गोरिदम के पीछे का लॉजिक क्या है। तो लॉजिक में भी हमें यही सेम टू सेम चीज सजेस्ट की जाएगी, आराम से देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अभी हम देख रहे हैं कि रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग एल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट हमें सॉल्यूशन कैसे सजेस्ट कर रहा है। आराम से समझने की ट्राई करते हैं, पर एक चीज का ध्यान रखना, ये पर्टिकुलर कैलकुलेशन आपको एग्जाम के अंदर नहीं लिखना। ये तो सिर्फ हमारी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए था। एग्जाम के अंदर तो हमें वही लिखना है जो हमें रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग एल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट सजेस्ट करेगा। इतना जो भी डिस्कशन था वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं था। एग्जाम के अंदर आपको एंड में ये चीज टेली करनी है तो कर सकते हैं कि आपका जो भी फाइनल आंसर आया वो सही आया या तो नहीं आया। बाकी ये पर्टिकुलर चीज एग्जाम के अंदर आपको नहीं लिखनी। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग एल्गोरिदम हमें क्या सॉल्यूशन सजेस्ट कर रहा है। अभी तक हमने जितना भी लॉजिकल डिस्कशन किया वो मैंने यहाँ पे समराइज किया है, आप एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। अभी हम देख रहे हैं सॉल्यूशन यूजिंग फॉर्मूला क्या होगा। तो क्वेश्चन के अंदर जो भी टेबल हमें दिया था ना, वही टेबल को मैंने एज इट इज पेस्ट किया है। अभी मुझे सॉल्यूशन ढूंढने की ट्राई करनी है एज पर रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग एल्गोरिदम। तो स्टेप नंबर 1 मुझे करना है, असाइन वेट टू ईच कॉलम एज 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट कॉलम। ये सारी कॉलम को मुझे वेट असाइन करना है, यानी कि ये सारे प्रोडक्ट को मुझे वेट असाइन करना है। P1, P2, P3, P4, P5 को मुझे वेट असाइन करना है स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट कॉलम। लास्ट कॉलम को वेट देना है मुझे 1, फिर वेट को डबल करते जाना है। यहाँ पे मैंने वेट दिया 1, फिर वेट को डबल करना है 2, फिर वेट को डबल करना है 4, फिर डबल करना है 8, एंड फिर डबल करना है 16। तो यहाँ पे मैंने वेट असाइन कर दिए, सारी कॉलम्स को मैंने वेट असाइन कर दिए स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट कॉलम। सबसे पहले लास्ट कॉलम को वेट दिया 1, फिर उससे बाद कॉलम को वेट दिया 2, फिर डबल किया 4, फिर डबल किया 8, फिर डबल किया 16। तो स्टेप नंबर 1 मुझे क्या करना है, असाइन वेट टू ईच कॉलम एज 1, 2, 4, 8, 16, डबल करते जाना है एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट कॉलम। तो स्टेप नंबर 1 क्लियर है, मुझे सारी कॉलम को वेट असाइन करना है। अभी हम देख रहे हैं स्टेप नंबर 2। इसके अंदर लिखा है कैलकुलेट डेसिमल वैल्यू फॉर ईच रो। हमने कॉलम को तो वेट असाइन कर दिया है, कॉलम को वेट असाइन करने के बाद हमें रो को वेट असाइन करना है, एंड रो को वेट असाइन करने के लिए हमें किसका यूज करना है, कॉलम को जो भी वेट असाइन किया है उसका यूज करना है। सिंपल वर्ड्स में बोलने की ट्राई करूं तो सबसे पहले कॉलम को वेट असाइन करो, कॉलम को वेट असाइन करने के बाद रो को वेट असाइन करना है, एंड रो को वेट असाइन करने के लिए कॉलम को जो वेट असाइन किया उसका यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे मशीन 1 को वेट असाइन करना है, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, प्रोडक्ट 4 एंड प्रोडक्ट 5 को तो मैंने ऑलरेडी वेट असाइन कर दिया है। अभी मुझे मशीन नंबर 1 को वेट असाइन करना है। तो मुझे एक सिंपल चीज देखनी है कि मशीन 1 के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होगा। तो मुझे पता चला कि मशीन 1 के अंदर प्रोडक्ट 1 का ही प्रोडक्शन होगा। तो प्रोडक्ट 1 का वेट कितना है 16, तो मशीन 1 का भी वेट कितना होगा 16। आगे देखेंगे तो सारी चीज क्लियर हो जाएगी। अभी के लिए स्टार्ट करते हैं मशीन नंबर 2। तो मशीन नंबर 2 को मुझे वेट असाइन करना है, तो मैं सिंपल चीज देखूंगा कि मशीन 2 के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होगा। तो मुझे पता चला प्रोडक्ट नंबर 2 का प्रोडक्शन होगा एंड प्रोडक्ट नंबर 5 का प्रोडक्शन होगा। तो प्रोडक्ट 2 का वेट मेरा है 8 एंड प्रोडक्ट 5 का मेरा वेट है 1। तो 8 + 1 का टोटल करना है, तो मशीन 2 का मेरा फाइनल वेट आएगा 9। अभी मुझे मशीन नंबर 3 का वेट असाइन करना है। तो मशीन नंबर 3 का वेट असाइन करने के लिए मुझे सिंपल चीज देखनी है कि मशीन 3 के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा है। तो मुझे पता चला प्रोडक्ट नंबर 1 एंड प्रोडक्ट नंबर 4 का प्रोडक्शन हो रहा है। प्रोडक्ट नंबर 1 का वेट है 16 एंड प्रोडक्ट नंबर 4 का वेट है 2। तो 16 + 2 मुझे करना है, यानी कि मशीन नंबर 3 का वेट क्या आएगा 18।
अभी मुझे मशीन नंबर 4 का वेट असाइन करना है, तो मशीन नंबर 4 का वेट असाइन करने के लिए सिंपल चीज देखनी है, मशीन नंबर 4 के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा है। तो प्रोडक्ट नंबर 2 एंड प्रोडक्ट नंबर 3 का प्रोडक्शन हो रहा है। प्रोडक्ट नंबर 2 का वेट 8 है एंड प्रोडक्ट नंबर 3 का वेट 4 है, तो मुझे करना है 8 + 4 यानी कि मेरा फाइनल आंसर आएगा 12। तो मशीन नंबर 4 को मैंने वेट दिया 12 एंड फाइनली मुझे मशीन नंबर 5 को वेट असाइन करना है, तो मुझे देखना है मशीन नंबर 5 के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होगा। तो मशीन नंबर 5 के अंदर प्रोडक्ट नंबर 4 का प्रोडक्शन होगा एंड प्रोडक्ट नंबर 4 का वेट कितना है 2, तो मशीन नंबर 5 को भी मुझे वेट असाइन करना है 2। तो अभी तक के डिस्कशन को मैं समराइज करूं तो सबसे पहले मुझे कॉलम को वेट असाइन करना है, कॉलम को जो भी वेट असाइन किया है उसका यूज करके मुझे रो को वेट असाइन करना है। कॉलम को वेट कैसे असाइन करना है, सबसे पहले लास्ट कॉलम से स्टार्ट करना है, लास्ट कॉलम को वेट देना है 1, फिर उसके बाद की कॉलम को देना है 2, फिर 4, फिर 8 एंड फिर 16। तो कॉलम को वेट असाइन करने के बाद मुझे रो को वेट असाइन करना है एंड रो को कैसे वेट असाइन करना है वो हमने डिटेल में डिस्कस किया। तो यहाँ पे हमारा स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2 का डिस्कशन कंप्लीट हुआ। स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2 के अंदर हमने एग्जैक्टली जो भी चीज की है उसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया है। अभी के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 बोल रहा है कि आपने स्टेप नंबर 2 के अंदर रो को वेट असाइन किया है, ये रो को जो भी वेट असाइन किया है उसके बेसिस पे ये सारी रो को हमें रैंकिंग देना है। रैंकिंग कैसे देंगे, जिसका हाईएस्ट वेट होगा उसको मिलेगा रैंक नंबर 1, उसके बाद जैसे जैसे वेट कम होता जाएगा रैंकिंग उतना उतना पीछे जाता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर रो नंबर 3 को हाईएस्ट वेट मिला है वेट 18, इसलिए रो नंबर 3 को मैं रैंक दूंगा रैंक 1। उसके बाद नेक्स्ट हाईएस्ट हमारा है रो नंबर 1 जिसको 16 वेट मिला है, उसका रैंक नंबर होगा 2। उसके बाद रैंक नंबर 3 होगा रो नंबर 4 का, रो नंबर 2 को रैंक मिलेगा 4 एंड रो नंबर 5 को रैंक मिलेगा 5। तो अभी तक के डिस्कशन को मैं समराइज करूं तो सबसे पहले मैंने कॉलम को वेट दिया है, कॉलम को वेट दिया उसके बेसिस पे मैंने रो को वेट दिया है एंड रो के वेट के बेसिस पे रो को रैंक असाइन किया है, जिसका हाईएस्ट वेट होगा उसको मिलेगा रैंक नंबर 1। उसके बाद नेक्स्ट हाईएस्ट होगा उसको मिलेगा रैंक नंबर 2 एंड जैसे जैसे वेट कम होता जाएगा वैसे वैसे मेरा रैंकिंग पीछे जाता जाएगा। तो अभी तक के डिस्कशन को समराइज मैंने यहाँ पे किया है। सबसे पहले कॉलम को वेट दो, कॉलम को वेट देने के बाद रो को वेट दो, रो को वेट देने के लिए कॉलम का वेट यूज करना है एंड उसके बाद रो को रैंकिंग असाइन करना है, रैंकिंग रो को जो भी वेट दिया है उसके बेसिस पे वेट असाइन करना है। तो यहाँ पे हमारा स्टेप नंबर 1, 2 एंड 3 क्लियर हुआ। अभी हमारे पास जो भी टेबल होगा वो टेबल को रीअरेंज करना है। तो देखो कॉलम को रीअरेंज नहीं करना, अभी मुझे रो को रीअरेंज करना है। रो को रीअरेंज कैसे करना है, जिसको रैंक 1 मिलेगा वो सबसे पहले आएगा, रैंक 2 उसके नीचे आएगा, उसके बाद रैंक 3 आएगा, उसके बाद रैंक 4 आएगा एंड रैंक नंबर 5 आएगा। कैसे दिखेगा देखते हैं। तो कॉलम को मैंने एज इट इज यहाँ पे रखा है, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, प्रोडक्ट 4 एंड प्रोडक्ट 5 को मैंने एज इट इज रखा है, पर ये सारी रो को मैंने रीअरेंज कर दिया है। रो को कौन से बेसिस पे रीअरेंज किया है, रो को जो भी रैंकिंग मिला था उसके बेसिस पे ये सारी रो को मैंने रीअरेंज किया है। हमारे एग्जांपल में मशीन नंबर 3 को यानी कि रो नंबर 3 को रैंक 1 मिला था, तो अभी मशीन नंबर 3 सबसे टॉप पे आ जाएगा यानी कि रो नंबर 3 सबसे टॉप पे आ जाएगी। मशीन नंबर 1 को रैंक 2 मिला था तो मशीन 3 के नीचे आएगा मशीन नंबर 1। मशीन नंबर 4 को रैंक 3 मिला था तो उसके नीचे आएगा मशीन नंबर 4। मशीन नंबर 2 को रैंक नंबर 4 मिला था तो फोर्थ रो क्या बनेगी, मशीन नंबर 2 एंड अल्टीमेटली मशीन नंबर 5 को रैंक 5 मिला था तो मशीन नंबर 5 सबसे एंड में आएगा। तो मैंने अभी तक क्या किया है, कॉलम को मैंने एज इट इज प्लॉट किया है, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, प्रोडक्ट 4 एंड प्रोडक्ट 5 को मैंने एज इट इज प्लॉट किया है, पर मशीन का रैंकिंग मैंने चेंज कर दिया है यानी कि ये रो को मैंने रीअरेंज कर दिया है, मशीन को मैंने रीअरेंज कर दिया है। मशीन 3 को मैंने सबसे टॉप पे रख दिया है, उसके बाद मशीन 1 को रखा है, उसके बाद मशीन 4, उसके बाद मशीन 2 एंड मशीन 5। रो को मैंने कौन से बेसिस पे रीअरेंज किया है, रो को जो भी रैंकिंग मिला था उसके बेसिस पे मैंने रो को रीअरेंज किया है। तो यहाँ पे हमारा स्टेप नंबर 0 क्या बनेगा, कीपिंग द कॉलम अनचेंज, रीअरेंज द रो बेस्ड ऑन रैंक, रैंक 1 विल ऑलवेज बी ऑन द टॉप। रो को मैंने रीअरेंज किया है, जो रो का रैंक 1 था वो सबसे टॉप में है, उसके बाद रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4 एंड रैंक 5। तो अभी तक हमारा जितना भी डिस्कशन हुआ उसको मैं समराइज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास था टेबल नंबर 1। टेबल नंबर 1 के अंदर हमने कॉलम को वेट दिया, कॉलम को जो भी वेट दिया था उसके बेसिस पे हमने रो को वेट दिया, रो को वेट देने के लिए हमने कॉलम को जो वेट दिया था उसका यूज किया, फिर हमने रो को रैंकिंग दिया। तो यहाँ पे हमारा टेबल नंबर 1 का काम खत्म हो गया। उसके बाद हमें जरूरत थी टेबल नंबर 2 बनाने की। टेबल नंबर 2 बनाने की जरूरत क्यों थी, क्योंकि टेबल नंबर 1 के अंदर हमने जो भी रैंकिंग दिया था उसके बेसिस पे हमें रो को रीअरेंज करना था। तो टेबल नंबर 1 के अंदर तो रीअरेंज नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने टेबल नंबर 2 बनाया। वापस बोल रहा हूँ, टेबल नंबर 2 हमने क्यों बनाया, क्योंकि हमें रो को रीअरेंज करना था। तो टेबल नंबर 2 के अंदर क्या था, रीअरेंज रो बेस्ड ऑन रैंकिंग। अभी टेबल नंबर 2 के अंदर हमें सेम ट्रीटमेंट देनी है जो हमने टेबल नंबर 1 के अंदर दी थी, पर थोड़ा सा डिफरेंस एक होगा। क्या डिफरेंस होगा वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ।
टेबल नंबर 1 के अंदर हमने क्या किया था, कॉलम से स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने कॉलम को वेट दिया, कॉलम को जो भी वेट दिया उसके बेसिस पे हमने रो को वेट दिया, अल्टीमेटली रो को रैंकिंग दिया। टेबल नंबर 2 के अंदर क्या होगा, रो से हमारा स्टार्टिंग होगा। सबसे पहले हम रो को वेट असाइन करेंगे, रो को जो भी वेट असाइन करेंगे उसके बेसिस पे हम कॉलम को वेट असाइन करेंगे। वापस बोल रहा हूँ, कॉलम को कौन से बेसिस पे वेट असाइन करेंगे, रो को जो भी वेट असाइन किया है उसका बेसिस लेके हम कॉलम को वेट असाइन करेंगे, अल्टीमेटली कॉलम को रैंकिंग देंगे। तो टेबल नंबर 1 के अंदर हमने क्या किया था, कॉलम से स्टार्टिंग किया था। एंड टेबल नंबर 2 के अंदर क्या होगा, रो से स्टार्टिंग होगा। वापस बोल रहा हूँ, टेबल नंबर 1 के अंदर हमने किया कॉलम को वेट असाइन करो, कॉलम को जो भी वेट असाइन किया है उसको बेसिस लेके रो को वेट असाइन करो एंड रो को रैंकिंग दो। उसके बाद रो को रीअरेंज करना है। अभी सेकंड टेबल में क्या करना है, रो से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले रो को वेट असाइन करो, रो को जो भी वेट असाइन किया है उसके बेसिस पे कॉलम को वेट असाइन करो एंड अल्टीमेटली कॉलम को रैंकिंग दो। अभी हम देखते हैं टेबल नंबर 2 के अंदर क्या होगा। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे सबसे पहले हमने रो को वेट असाइन किया है। रो को वेट कैसे असाइन किया है, जो सबसे लास्ट रो है उसको वेट मिलेगा 1, उसके बाद उसके ऊपर की जो रो होगी उसको वेट मिलेगा 2, उसके बाद 4, उसके बाद 8 एंड उसके बाद 16। तो यहाँ पे रो का वेट हमने पहले से दे दिया, जो सबसे लास्ट रो थी उसको वेट दिया 1, उसके ऊपर की रो को हमने वेट दिया 2, उसके ऊपर की रो को हमने वेट दिया 4, उसके ऊपर की रो को हमने वेट दिया 8 एंड उसके ऊपर की रो को हमने वेट दिया 16। यानी कि वेट हम डबल करते गए। टेबल नंबर 1 के अंदर क्या था, सबसे पहले हमने कॉलम को वेट दिया था। टेबल नंबर 2 के अंदर क्या होगा, सबसे पहले हम रो को वेट असाइन करेंगे। ये रो को जो भी वेट असाइन किए हैं उसके बेसिस पे हमें कॉलम को वेट असाइन करने होंगे। यानी कि मशीन 3, मशीन 1, मशीन 4, मशीन 2 एंड मशीन 5 का वेट ऑलरेडी असाइन हो चुका है। अभी प्रोडक्ट को क्या वेट मिलेगा वो मुझे कैलकुलेट करना है। एकदम इजी कैलकुलेशन होगा, जैसा कि हमने टेबल 1 के अंदर किया था वही सेम टू सेम कैलकुलेशन करना होगा। आराम से देखते हैं। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे प्रोडक्ट 1 का वेट कैलकुलेट करना है। तो मैं सिंपल चीज ये देखूंगा कि प्रोडक्ट 1 कौन कौन से मशीन में प्रोसेस हो रहा है। तो मुझे पता चला मशीन नंबर 3 एंड मशीन नंबर 1 के अंदर प्रोडक्ट 1 प्रोसेस हो रहा है। तो मशीन 3 का वेट इज 16 एंड मशीन 1 का वेट इज 8। तो प्रोडक्ट 1 का वेटेज क्या होगा, 24। तो प्रोडक्ट 1 को मैंने वेट दे दिया 24। अभी मेरा ऑब्जेक्टिव है कि प्रोडक्ट 2 को वेट असाइन करना है। तो मैंने देखा कि प्रोडक्ट 2 कौन कौन से मशीन में प्रोसेस हो रहा है। तो मुझे पता चला प्रोडक्ट 2 मशीन नंबर 4 के अंदर प्रोसेस हो रहा है, मशीन नंबर 2 के अंदर प्रोसेस हो रहा है। मशीन नंबर 4 का वेट इज 4 एंड मशीन नंबर 2 का वेट इज 2। यानी कि प्रोडक्ट 2 को मुझे वेट कितना देना होगा, 4 + 2 यानी कि 6 मुझे प्रोडक्ट 2 को रैंक देना होगा। प्रोडक्ट 3 का वेटेज मुझे डिसाइड करना है। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि प्रोडक्ट 3 कौन कौन से मशीन में प्रोसेस हो रहा है। तो मुझे पता चला प्रोडक्ट 3 मशीन नंबर 4 में प्रोसेस हो रहा है। मशीन नंबर 4 का वेट कितना है, 4। तो प्रोडक्ट 3 का भी वेट कितना बनेगा, 4। अभी मेरा ऑब्जेक्टिव है कि प्रोडक्ट 4 को मुझे वेट असाइन करना है। तो मैं सिंपल चीज देखूंगा कि प्रोडक्ट 4 कौन कौन से मशीन में प्रोसेस हो रहा है। तो प्रोडक्ट 4 एक मशीन 3 में प्रोसेस हो रहा है एंड मशीन नंबर 5 में प्रोसेस हो रहा है। मशीन 3 का वेट इज 16 एंड मशीन 5 का वेट इज 1। तो 16 + 1 करूंगा तो प्रोडक्ट 4 का वेट मुझे पता चलेगा 17 एंड अल्टीमेटली मुझे प्रोडक्ट नंबर 5 का वेट असाइन करना है। तो प्रोडक्ट नंबर 5 सिर्फ मशीन नंबर 2 में प्रोसेस हो रहा है एंड मशीन नंबर 2 का वेट इज 2। तो प्रोडक्ट 5 को भी 2 मिलेगा। तो सबसे पहले मैंने रो को वेट असाइन किया। रो को वेट असाइन कैसे किया, सबसे जो लास्ट में रो थी उसको वेट दिया 1, उसके बाद उसके ऊपर की रो को वेट दिया 2, फिर 4, फिर 8 एंड फिर 16। वेट को मैंने डबल कर दिया। ये रो को जो भी वेट किया था उसके बेसिस पे मैंने कॉलम का वेट भी डिसाइड किया। कॉलम का वेट मैंने अलग से कैलकुलेट किया। तो यहाँ पे मैंने कॉलम वाइज भी वेट मुझे पता है। तो मशीन 3 का वेट पता है, मशीन 1 का वेट पता है, ये सारे मशीन्स का भी वेट पता है एंड अल्टीमेटली सारे प्रोडक्ट का भी वेट मुझे पता है। तो अभी तक मेरा जितना भी डिस्कशन हुआ वो समराइज कर रहा हूँ। टेबल नंबर 2 के अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले हमने रो को वेट दिया। रो को जो भी वेट दिया था उसके बेसिस पे हमने कॉलम का वेट अलग से कैलकुलेट किया। कॉलम का वेट कौन से बेसिस पे कैलकुलेट किया, रो को जो भी वेट दिया था उसके बेसिस पे अल्टीमेटली कॉलम को रैंकिंग दिया। अभी हमें क्या करना होगा, रीअरेंज कॉलम, कॉलम को रीअरेंज करना होगा। टेबल नंबर 2 के अंदर हमने क्या किया था, रो को रीअरेंज किया था। टेबल नंबर 3 के अंदर हम क्या करेंगे, कॉलम को रीअरेंज करेंगे, क्योंकि इसमें एंडिंग कहाँ पे हुआ है, कॉलम को रैंकिंग दिया है। तो अभी वापस से हमें कॉलम को रीअरेंज करना होगा। यानी कि जो कॉलम को रैंक 1 मिला है वो सबसे पहले आएगी, जो कॉलम को रैंक 2 मिला है वो उसके बाद आएगी, जो कॉलम को रैंक 3 मिला है वो उसके बाद आएगी, जो कॉलम को रैंक 4 मिला है वो उसके बाद आएगी, जो कॉलम को रैंक 5 मिला है वो उसके बाद आएगी। तो यहाँ पे रो को मैंने एज इट इज रखा है। जो टेबल नंबर 2 के अंदर रो थी वो रो को मैंने एज इट इज रखा है, पर मैंने कॉलम का रैंकिंग चेंज कर दिया है।
कॉलम को मैंने रीअरेंज कर दिया है एंड कॉलम को रीअरेंज कौन से बेसिस पे किया है, कॉलम को जो भी रैंक मिला था उसके बेसिस पे मैंने कॉलम को रीअरेंज किया है। प्रोडक्ट 1 को रैंक 1 मिला था तो सबसे पहले मैंने रखा है प्रोडक्ट 1 को। रैंक नंबर 2 मिला है प्रोडक्ट नंबर 4 को, तो प्रोडक्ट 1 के बाद मैंने अरेंज किया है प्रोडक्ट नंबर 4 को। रैंक 3 मिला है प्रोडक्ट नंबर 2 को, तो थर्ड प्लेस किसकी आएगी, प्रोडक्ट नंबर 2 की। रैंक 4 मिला है प्रोडक्ट 3 को, तो फोर्थ प्लेस में रखूंगा प्रोडक्ट 3 एंड एंड में रखूंगा प्रोडक्ट नंबर 5, क्योंकि प्रोडक्ट 5 को क्या मिला है, रैंक नंबर 5। तो यहाँ पे मैंने कॉलम को रीअरेंज कर दिया। टेबल 2 के अंदर जो रो थी वही रो को मैंने टेबल 3 के अंदर रखी है, पर टेबल 2 के अंदर जो भी कॉलम थी वो कॉलम को मैंने रीअरेंज कर दिया है। कॉलम को कौन से बेसिस पे रीअरेंज किया है, जो भी रैंकिंग था उसके बेसिस पे रीअरेंज किया है। तो स्टेप नंबर 0 क्या बनेगा, कीपिंग द रो अनचेंज, रो को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया। रीअरेंज द कॉलम बेस्ड ऑन रैंक्स, रैंक 1 विल बी ऑन द लेफ्ट, जो भी रैंक 1 था उसको मैंने लेफ्ट में रखा है एंड रैंक 2 को उसके बाद रैंक 3, उसके बाद रैंक 4 एंड उसके बाद रैंक 5। अभी मुझे सारे स्टेप्स वापस से रिपीट करने हैं जो हमने टेबल नंबर 1 के अंदर किए थे। यहाँ पे हमने कॉलम को रीअरेंज किया है, तो अभी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा कि कॉलम को वेट असाइन करना है। कॉलम को वेट असाइन करने के बाद कॉलम को जो भी वेट असाइन किया है उसके बेसिस पे हम रो को वेट असाइन करेंगे। रो को जो वेट असाइन किया है उसके बेसिस पे रो को रैंकिंग प्रोवाइड करेंगे एंड अल्टीमेटली रो को रीअरेंज करेंगे। अभी के लिए हमारा टारगेट है कि हमें कॉलम को वेट असाइन करना है। तो कॉलम को वेट असाइन कैसे करना है वो हमने टेबल नंबर 1 के अंदर ही डिस्कस किया है। सेम टू सेम चीज करनी है। सबसे एंड में जो कॉलम है उसको वेट मिलेगा 1, उसके बाद उससे पहले की जो वेट कॉलम होगी उसको वेट मिलेगा 2, यहाँ पे वेट मिलेगा 4, यहाँ पे वेट मिलेगा 8 और यहाँ पे वेट मिलेगा 16। तो हमने कॉलम को वेट असाइन कर दिया, यानी कि ये सारे प्रोडक्ट्स को वेट असाइन कर दिया। अभी हमें कैलकुलेट करना है रो का वेट क्या होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मशीन नंबर 3 का वेट क्या होगा। तो मशीन नंबर 3 के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा है, तो मुझे पता चला कि प्रोडक्ट नंबर 1 एंड प्रोडक्ट नंबर 4 का प्रोडक्शन हो रहा है। प्रोडक्ट 1 का रैंकिंग इज 16 एंड प्रोडक्ट 4 का रैंकिंग इज 8, तो मशीन नंबर 3 को रैंकिंग क्या मिलेगा, 16 प्लस 8 यानी कि 24। सिमिलरली मशीन नंबर 1 का मुझे वेट असाइन करना है, तो मशीन नंबर 1 के अंदर सिर्फ प्रोडक्ट 1 प्रोसेस हो रहा है, तो प्रोडक्ट 1 का वेट कितना है, 16, तो मशीन 1 को कितना वेट मिलेगा, 16। नेक्स्ट इज मशीन नंबर 4। मशीन नंबर 4 को मुझे वेट असाइन करना है, तो सबसे पहले मैं देख रहा हूं कि मशीन 4 के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा है। तो मुझे पता चला प्रोडक्ट नंबर 2 एंड प्रोडक्ट नंबर 3 का प्रोडक्शन हो रहा है। प्रोडक्ट नंबर 2 का वेट 4 है, प्रोडक्ट नंबर 3 का वेट 2 है, तो 4 प्लस 2 यानी कि 6, मशीन नंबर 4 को कितना वेट मिलेगा, 6। सिमिलरली मशीन नंबर 2 को मुझे वेट असाइन करना है, तो मशीन नंबर 2 के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा है। तो मुझे पता चला प्रोडक्ट नंबर 2 एंड प्रोडक्ट नंबर 5 का प्रोडक्शन हो रहा है। प्रोडक्ट 2 का वेट 4 है एंड प्रोडक्ट 5 का वेट 1 है, तो 4 प्लस 1 यानी कि 5, ये पर्टिकुलर मशीन को कितना वेट मिलेगा, 5। एंड अल्टीमेटली मशीन नंबर 5 को वेट असाइन करना है। मशीन 5 के अंदर सिर्फ प्रोडक्ट नंबर 4 प्रोसेस हो रहा है एंड प्रोडक्ट नंबर 4 का वेट कितना है, 8, तो मशीन नंबर 5 को कितना वेट मिलेगा, 8। तो सबसे पहले हमने कॉलम को वेट असाइन किया, कॉलम को जो भी वेट असाइन किया था उसके बेसिस पे हमने रो को वेट असाइन किया एंड अभी मुझे रो को रैंकिंग देना है। जिसके हाईएस्ट नंबर होंगे उसको रैंक 1 मिलेगा, उसके बाद सेकंड हाईएस्ट होंगे उसको रैंक 2 मिलेगा, उसके बाद थर्ड हाईएस्ट होंगे उसको रैंक नंबर 3 मिलेगा। तो रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4 एंड रैंक 5 भी मैंने दे दिया। अभी मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट टेबल के अंदर कॉलम के अंदर कोई भी चेंज नहीं करूंगा, कॉलम को मैं एज इट इज रखूंगा। रो को रीअरेंज करूंगा, रो को कौन से बेसिस पे रीअरेंज करूंगा, रो को जो भी रैंक मिला है उसके बेसिस पे मैं रो को रीअरेंज करूंगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट को मैंने एज इट इज प्लॉट कर दिया है, रो को मैं रीअरेंज कर रहा हूँ एंड रो को रैंकिंग के बेसिस पे रीअरेंज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले रैंक 1 एंड रैंक 2 को तो एज इट इज प्लॉट कर दिया। रैंक 3 किसका है, रैंक 3 है मशीन नंबर 5 का, तो मशीन नंबर 5 को यहाँ पे मैं रख देता हूँ। रैंक 4 है मशीन नंबर 4 का, तो मशीन नंबर 4 फोर्थ प्लेस पे आएगा एंड रैंक 5 है मशीन नंबर 2 का, तो सबसे एंड में क्या आएगा, मशीन नंबर 2। तो अभी तक जितना भी डिस्कशन हुआ उसको मैं समराइज कर रहा हूँ। क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट हमारा था कॉलम को वेट असाइन करो, कॉलम को जो भी वेट असाइन किया है उसके बेसिस पे रो को वेट असाइन करो एंड रो को वेट असाइन किया है उसके बेसिस पे रो को रैंकिंग दो। फिर रो को रीअरेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे हमने रो को रैंकिंग दिया है, हम रो को रीअरेंज करेंगे। रो को रीअरेंज करने के बाद हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा रो। यहाँ पे हमने कॉलम से स्टार्ट किया था, यहाँ पे हम रो से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले रो को वेट असाइन करो, रो को जो भी वेट असाइन किया है उसके बेसिस पे कॉलम का वेट कैलकुलेट करो, कॉलम को जो भी वेट कैलकुलेट किया है उसके बेसिस पे कॉलम को रैंकिंग दो। कॉलम को रैंकिंग देने के बाद हम कॉलम को रीअरेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम कॉलम को रीअरेंज करेंगे, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा कॉलम। तो एक बार हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा कॉलम, एक बार हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा रो, फिर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा कॉलम। तो सबसे पहले कॉलम को वेट असाइन करो,
कॉलम को जो भी वेट असाइन किया है उसके बेसिस पे रो को वेट असाइन करो, एंड रो को जो भी वेट असाइन किया है उसके बेसिस पे रो को रीअरेंज करो, रो को रैंकिंग दो, एंड रो को रैंकिंग देने के बाद रो को रीअरेंज करो। ये टेबल के अंदर हमने रो को रीअरेंज कर दिया है, एंड क्योंकि हमने रो को रीअरेंज किया है, अभी हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सबसे पहले रो को वेट असाइन करो, रो को जो भी वेट असाइन हुआ है उसके बेसिस पे कॉलम को वेट असाइन करो, एंड कॉलम को जो भी वेट असाइन हुआ है उसके बेसिस पे कॉलम को रैंकिंग प्रोवाइड करो। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले रो को वेट असाइन कर दिया 1, 2, 4, 8 एंड 16। सबसे पहले हमने रो को वेट असाइन कर दिया। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि कॉलम को वेट असाइन करो। कॉलम को वेट असाइन करने के लिए रो को जो भी वेट असाइन हुआ है उसका यूज करेंगे। तो प्रोडक्ट 1 का एक बार देख लेते हैं, बाकी सारे प्रोडक्ट का डिस्कस नहीं करेंगे। प्रोडक्ट 1 को प्रोसेस होने के लिए 2 मशीन की रिक्वायरमेंट है, मशीन नंबर 3 एंड मशीन नंबर 1। मशीन नंबर 3 का वेट इज 16 एंड मशीन नंबर 1 का वेट इज 8, यानी कि प्रोडक्ट नंबर 1 का टोटल वेट कितना आएगा 24। सिमिलरली में प्रोडक्ट 4 का वेट आएगा 20, प्रोडक्ट नंबर 2 का वेट आएगा 3, प्रोडक्ट नंबर 3 का वेट आएगा 2 एंड प्रोडक्ट नंबर 5 का वेट आएगा 1। अभी इसके बेसिस पे मुझे रैंकिंग प्रोवाइड करना है, तो अभी रैंक 1 इसका आएगा, इसका रैंक 2, इसका रैंक 3, इसका रैंक 4 एंड इसका रैंक 5। तो इसका मतलब ये प्रोसेस कंपलसरी यहाँ पे स्टॉप हो गई। अभी ये प्रोसेस को मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता, क्योंकि आगे का हमारा स्टेप क्या है, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉलम को रैंक किया है। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि कॉलम को रीअरेंज करना है, पर कॉलम को रीअरेंज करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कॉलम ऑलरेडी अरेंज फॉर्म में है। जो कॉलम का रैंक 1 है वो फर्स्ट स्टेप पे है, जिसका रैंक 2 है वो सेकेंड पोजीशन पे है, जिसका रैंक 3 है वो थर्ड पोजीशन पे है, जिसका रैंक 4 है वो फोर्थ पोजीशन पे है, जिसका रैंक 5 है वो फिफ्थ पोजीशन पे है। इसका मतलब कॉलम को अभी रीअरेंज करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हमारा फाइनल कंक्लूजन यहाँ पे खत्म हुआ। ये प्रोसेस को हमें तब तक कंटिन्यू करना है जब तक प्रोसेस को फॉलो करना इम्पॉसिबल ना हो जाए। यहाँ पे हमें कॉलम को रीअरेंज करना अभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये प्रोसेस को कंपलसरी यहाँ पे स्टॉप करना होगा। तो हमारा फाइनल सोल्यूशन क्या बनेगा वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान से देखना। हमने मशीन एंड प्रोडक्ट को लॉजिकली अरेंज कर दिया है। हमने डिस्कस किया है कि ये पर्टिकुलर हमारा होगा सेल नंबर 1 एंड ये पर्टिकुलर हमारा होगा सेल नंबर 2। सेल नंबर 1 के अंदर प्रोडक्ट नंबर 1 एंड प्रोडक्ट नंबर 4 प्रोसेस होंगे, एंड सेल नंबर 1 के अंदर टोटल 3 मशीन होंगे, मशीन नंबर 3, मशीन नंबर 1 एंड मशीन नंबर 5। यही चीज यहाँ पे कंक्लूजन लिखा है। और ये पूरी प्रोसेस फॉलो करने से पहले ही हमें ऑलरेडी कंक्लूजन पता था कि सेल नंबर 1 के अंदर टोटल 3 मशीन आएंगे, मशीन नंबर 1, मशीन नंबर 3 एंड मशीन नंबर 5। सेल नंबर 1 के अंदर टोटल 2 प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्ट 1 एंड प्रोडक्ट नंबर 4। एडिशनली सेल नंबर 2 के अंदर टोटल 2 मशीन थे, मशीन 2 एंड मशीन 4, एंड सेल नंबर 2 के अंदर टोटल 3 प्रोडक्ट का प्रोडक्शन था, प्रोडक्ट 3, 2 एंड प्रोडक्ट नंबर 5। सेम चीज हमें यहाँ पे कंक्लूजन मिला है। सेल नंबर 2 के अंदर टोटल 3 प्रोडक्ट होंगे, प्रोडक्ट 2, 3 एंड 5, एंड सेल नंबर 2 के अंदर टोटल 2 मशीन होंगे, मशीन नंबर 2 एंड मशीन नंबर 4। तो रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग एल्गोरिदम का डिस्कशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। एक बार क्विकली ये समझने की ट्राई करते हैं कि हम जो भी प्रोसेस फॉलो कर रहे थे वो प्रोसेस के पीछे का लॉजिक क्या था, एकदम आराम से समझने की ट्राई करना। तो सबसे पहले लॉजिकली हमने क्या सोचने की ट्राई की, लॉजिकली हमने ये सोचने की ट्राई की कि प्रोडक्ट 1 मशीन नंबर 1 एंड मशीन नंबर 3 के अंदर प्रोसेस कर रहे हैं। तो आइडियली हमें क्या करना होगा, मशीन नंबर 1 एंड मशीन नंबर 3 को पास में रखना होगा। वापस बोल रहा हूँ, जब हमने लॉजिकल डिस्कशन करने का स्टार्ट किया था, हम लेमैन की तरह सोच रहे थे, उसी टाइम पे हमने डिस्कस किया कि प्रोडक्ट 1 मशीन नंबर 1 एंड मशीन नंबर 3 के अंदर प्रोसेस हो रहा है, इसका मतलब मशीन नंबर 1 एंड मशीन नंबर 3 को पास पास में रखना होगा। अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग एल्गोरिदम भी हमें यही सेम टू सेम चीज सजेस्ट कर रहा है। देखो ध्यान से देखना, हमने सबसे पहले क्या किया, कॉलम को वेट असाइन किया था। तो हमारा हाईएस्ट रैंकिंग किसको मिला था, प्रोडक्ट नंबर 1 को हाईएस्ट रैंकिंग मिला था। जैसे ही प्रोडक्ट नंबर 1 को हाईएस्ट रैंकिंग मिला, इसका मतलब क्या हुआ, मशीन नंबर 1 एंड मशीन नंबर 3 को भी हाईएस्ट रैंकिंग मिलेगा, क्योंकि मशीन नंबर 1 का कैलकुलेशन मैं कैसे कर रहा हूँ, 16 × 1 कर रहा हूँ। तो मशीन नंबर 1 को भी ज्यादा रैंकिंग ही मिलेगा, ज्यादा वेट ही मिलेगा। एडिशनली मशीन नंबर 3 को भी ज्यादा वेट मिलेगा, क्योंकि मशीन नंबर 3 का मैं कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूँ, 16 × 1 कर रहा हूँ एंड प्लस 2 × 1 कर रहा हूँ, यानी कि 16 + 2 यानी कि 18 कर रहा हूँ। तो मशीन नंबर 3 को भी ज्यादा वेट मिलना ही था। क्योंकि प्रोडक्ट 1 को ज्यादा वेट मिला है, इसका मतलब डेफिनेटली मशीन नंबर 1 एंड मशीन नंबर 3 को भी ज्यादा वेट ही मिलेगा, क्योंकि मशीन 1 एंड मशीन 3 का कैलकुलेशन करने के लिए मैं प्रोडक्ट का वेट कंसीडर कर रहा हूँ। तो कंक्लूजन ये है, क्योंकि प्रोडक्ट को ज्यादा वेट मिला था, मशीन 1 एंड मशीन 3 को भी ज्यादा वेट मिलेगा।
एंड जो मशीन को ज्यादा वेट मिलेगा वो मशीन अपने आप ऊपर ही आ जाएगा। जब हम रो को रीअरेंज करेंगे उस टाइम पे अपने आप मशीन नंबर 3 एंड मशीन नंबर 1 ऊपर आ जाएगा, क्योंकि मशीन नंबर 3 एंड मशीन नंबर 1 को ज्यादा वेट मिला है। रो को रीअरेंज हम कैसे करते हैं, जो रो को ज्यादा वेट मिला है वो रो सबसे ऊपर आएगी, उसके बाद जिसको कम वेट मिला है वो उसके नीचे आएगी। तो हम लॉजिकली भी बोलने की ट्राई कर रहे थे, तो हमने बताया कि मशीन 1 एंड मशीन 3 को पास में रखना है। एंड रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग एल्गोरिदम भी प्रोसेस को फॉलो करके बोलेगा कि मशीन 1 एंड मशीन 3 को पास में ही रखना है। तो रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग एल्गोरिदम का लॉजिक क्या है वो मोटा मोटी समझ में आ रहा है। अभी डिटेल में डिस्कशन नहीं कर रही है, रिवीजन वीडियो है। तो अल्टीमेटली वापस से बॉटम लाइन ये है, लॉजिकली भी हमने यही सोचने की ट्राई की, एज ए लेमन भी हमने यही बताया कि प्रोडक्ट 1 के अंदर मशीन 1 एंड मशीन 3 की रिक्वायरमेंट है, तो दोनों को पास में रखना चाहिए। एंड रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग एल्गोरिदम भी प्रोसेस को फॉलो करके बोल रहा है कि मशीन 1 एंड मशीन 3 को पास पास में रखना चाहिए। अभी एग्जांपल नंबर 2 आप खुद से सोल्व कर सकते हैं। एग्जांपल नंबर 2 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसके अंदर थोड़ी प्रोसेस ज्यादा होगी, पर नया कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। हम जो भी प्रोसेस फॉलो कर रहे थे वही प्रोसेस फॉलो करनी है। सबसे पहले कॉलम को वेट असाइन करो, कॉलम को वेट असाइन करने के बाद वो वेट का यूज करके रो को वेट असाइन करना है, रो को वेट असाइन करने के बाद रो को रैंकिंग देना है, रैंकिंग देने के बाद रो को रीअरेंज करना है। रो को जैसे ही रीअरेंज करेंगे, अभी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा रो का, रो को सबसे पहले वेट असाइन करो, रो को जो भी वेट असाइन हुआ है उसके बेसिस पे कॉलम को वेट असाइन करो, कॉलम को वेट असाइन करने के बाद कॉलम को रैंकिंग दो एंड कॉलम को रीअरेंज करो। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एग्जांपल नंबर 2 आप खुद से सोल्व कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 का डिस्कशन कंप्लीट हुआ। एक